क्या फजील साहब, क्या अपडेट्स है? और इसके अलावा जिस तरह से आज यहूदियों ने आईडीएफ के फौजी पर हमला किया, अटैक किया है, क्या अब वहां पे खाना जंगी की नौबत आ गई? क्योंकि अगर आईडीएफ पे हमला होने लगा, फौज पे अगर खुद यहूदी हमला करने लगे, और ये खबर बहुत आम हो रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं फजील साहब? और अपडेट के साथ अगर कर दें। अपडेट जो है, आज मैंने एक बड़ी जबरदस्त खबर पढ़ी। कोई सुबजी या सुबजी करके कोई संगठन है जो ईरान का गुप्तचर एजेंसी है। वो तेल अवीव में हजारों बिल्डिंगों पर लिख दिया पेंट से कि आई एम इन तेल अवीव, मतलब तेल अवीव में हम मौजूद हैं। हजारों बिल्डिंगों पर, एक दो नहीं, हजारों। और लोग अचंभित हो गए कि कहाँ की मोसाद जो है, दुनिया के सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी है, वो पल पल की खबर रखती है, और तेल अवीव में हजारों लोगों ने रात में पेंट से लिख दिया कि आई एम इन तेल अवीव, और उसको पता ही नहीं। और वो संगठन है जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये वो संगठन है, मतलब जान लेना और जान देना दोनों ये संगठन करता है। और लोग ये बता रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में तेल अवीव में कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो है सब्जी का संगठन का सदस्य और ईरानी है। और पूरे तेल अवीव की हजारों बिल्डिंगों पर रात भर में लिख दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। ये तो सबसे बड़ा अपडेट है कि आप देख लीजिए कि, और जिस तरह से नहीं, और हिजबुल्लाह वाकई लगातार। फजील साहब, ये वाकई एक बहुत बड़ी अपडेट है, और इस पे बाद में कैप्टन साहब से बात करेंगे कि आई एम इन तिल अबीब। और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि खबर है, क्योंकि अगर इतना कुछ लिखा गया है और आई एम इन तिल अबीब, यानी इसका मतलब कि वहां लोग पहुंच चुके हैं, तो चीजें जो है बड़ी पहुंच नहीं के वहां रह खतरनाक। रहे, करोड़ों लोग रह रहे, नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, बाकायदा लीगल तरीके से रह रहे, वीजा के साथ रह रहे। और वो संगठन है ईरान का, और वो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का उनका ड्यूरेशन है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि वियतनाम जहाज खरीद के कैप्टन साहब क्या करेगा? वही इटावा की बंदूक वाली बात आ गई कि इटावा के लोग बीवी के जेवर बेच के एक नलिया बंदूक खरीद के और साइकिल चला के कंधे पर टांग के चलते हैं। कोई पत्थर से मार देगा तो भी गिर जाएंगे, साइकिल पर कोई बंदूक कैसे संभालेगा? तो वियतनाम क्या करेगा? F-16 खरीद के तो अमेरिका का फायदा हो रहा है, किसी तरह बहला फुसला के बेच देता है कि हम भी थोड़ा दुल्हन बन लें सिंदूर लगा के। समझ रहे हैं आप? उसका ना तो किसी से दुश्मनी है, ना कोई युद्ध चल रहा है, ना, और चाइना है बगल में उसके, रूस है, जितने कंट्री हैं उनका कोई प्रॉब्लम भी उनसे नहीं है और भविष्य में भी होने की नहीं है। देखिए मुमताज भाई, दो चीजों को समझना पड़ेगा। उधर यूरोपियन कंट्री में सबसे सुपर पावर अमेरिका है, और इधर आपके यूएसएसआर यानी मध्य एशिया से इस तरफ सुपर पावर में अब चाइना आ रहा है, और रूस और चाइना को मिला दे तो अमेरिका से बड़ी ताकत बन जाते हैं ये लोग। इनकी जो रूस और चाइना की जो मेंटालिटी है वो शोषण करने की नहीं है। वो अपने चीजों में सख्त जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको कुछ करने नहीं देंगे, आपको बल्कि सहयोग करेंगे। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि जिसके ऊपर वो हाथ रख देता है उसको उठने नहीं देता है। जैसा कि बड़े पेड़ के नीचे कोई छोटा पेड़ जल्दी बड़ा नहीं हो पाता है, वो उसको छोटा ही रह जाता है, क्योंकि बड़ा पेड़ उसको नीचे जो है उसको छाया नहीं देता, उसको धूप नहीं देता, उसको तमाम पौष्टिक जो पोषाहार चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह अमेरिका के साथ जितने लोग भी दुनिया में साथ हैं, अमेरिका किसी को भी ऊपर नहीं उठने देता है, बस वो तो अपने ऊपर डिपेंडेंसी बनाए रखता है। और ये चीज जो है अब लोगों को खर रही है। ईरान पर हम आ जाते हैं। ईरान पर इतने सैंक्शन लगा दिए, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, भारत ने भी तेल लेना बंद कर दिया था। उस वक्त लग रहा था कि ईरान की, और कभी कभी लड़ाई जब कोई जुल्म करता है ना, तो उसके लिए कोई नया रास्ता अल्लाह खोल देता है। जब कोई आपके ऊपर परेशानी आती है
तो आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला हमको साइन दे रहा है, हमको इशारा कर रहा है कुछ नई चीज देने के लिए। आप परेशानी से घबराइए मत। आप परेशानी में ये सोचिए कि आपको अब अपनी कुछ नया रास्ता अल्लाह दे रहा है, उस पर चलिए। तो इन्होंने जब सैंक्शन लगाया तो पूरा चाइना का ध्यान ईरान पे आ गया। चाइना पूरा तेल ईरान से खरीदता है, पूरा तेल, कहीं कोई इधर उधर नहीं। और पूरी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, उसका मोपेड का इंजन लगा उसके अंदर, जो अपने आप पहले मोपेड आती थी ना, उसका इंजन लगा हुआ है। और वो इंजन किसने दिया? ईरान ने दिया, चाइना ने दिया। और चाइना को ये पता ही नहीं कि हमारे इंजन से वो चल रहा है, क्योंकि किसी कंपनी ने बनाया, उसने सप्लाई कर दिया। उसको ये थोड़ी पता था कि जाके ड्रोन बना देगा इसका। चाइना की इंजन बनाने वाली, मोपेड की इंजन बनाने वाली कंपनी को ये नहीं मालूम था कि ये ईरान हमसे जो इंजन खरीद रहा है उससे वो ड्रोन बना देगा। वो सोचा कि चलो ठीक है, दुनिया की सारी कंपनियां हमारा इंजन खरीदती हैं, ये भी खरीद रहा है। अब बुरे दिन में अगर कोई साथ देता है तो अच्छे दिन आने के बाद इंसान कभी उसको भूलता नहीं है। मतलब नैतिकता भी यही कहती है। जिस तरह से, और सैंक्शन जब लगा, ईरान, लोग कहते हैं कि यूएई जो है इजराइल का आदमी है या अमेरिका का, ठीक बात है, जो होगा। लेकिन जो सैंक्शन लगा तो तेल से जो रेवेन्यू आना था वो तो चाइना दे ही रहा है उसको। दूसरा, जो उसके ट्रेड से जो रेवेन्यू आना है वो वाया यूएई जा रहा है। दुनिया भर में आप ईरान के सामान को रोक सकते हो ना, लेकिन सैंक्शन लगा कि ईरान, यूएई तो थोड़ी सैंक्शन लगा है, तो वो पहले आता है यूएई में। यूएई में उसका लेवल बदल जाता है या जो भी होता है तरीका, वहां से फिर वो दुनिया भर में। तो इनका ट्रेड इंडिया के अंदर, चाइना इस वक्त ईरान का सेब आया हुआ है। बहुत अच्छी खबर बता रहा, बड़ा टेस्टी सेब है, आप कभी खाइए जा करके। और इंडिया के शिमला के सेब से 500 रुपया सस्ता है वो, समझ रहे आप। और मैंने पूछा, ओखला मंडी में मैं गया था, मैंने पूछा कि भाई ये ईरान से आकर के इंडिया में 800 रुपये में 10 किलो का पेटी था, वो बिक रहा है। और यही शिमला का सेब, हमारे अपने देश का सेब 1400 रुपए का क्यों है भाई, या 1500 रुपए क्यों है? तो दुकानदार बोला, भैया वहां अडानी नहीं है ना, यहाँ अडानी का सेब है, वहां किसान का सेब है। अब सोचिए कि 10 किलो की पेटी ईरान से चल के इंडिया के कितनी मंडियों में घूमने के बाद वो ओखला मंडी पहुंचा होगा, और 800 रुपया या 900 रुपये में वो आपको मिल रहा है। और यही शिमला का सेब हमारे ही देश में, सिर्फ शिमला से दिल्ली आ गया, नजदीक भी है, ज्यादा लॉजिस्टिक भी नहीं खर्चा होगा, वो 1400-1500 का बिक रहा है। ये हम रिटेल प्राइस बता रहे हैं, मतलब होलसेल प्राइस, रिटेल नहीं। तो उसने, एक आम आदमी के दिमाग में क्या बात बैठी हुई है कि साहब यहाँ की सरकार उद्योगपतियों के सामने इतना नतमस्तक है कि वो चीजों को महंगा कर दे रहे हैं। और वहां पे ईरान के अंदर, ईरान से भारत में आके सस्ता चल रहा है। इस तरह से ईरान ने जो है अपने आप को, इकोनॉमिक ग्रोथ की, जितना उसके ऊपर सैंक्शन लगा उतना उसने अपना रास्ता खोजा। आज अगर मान लीजिए अमेरिका उससे दोस्ती कर ले तो क्या ईरान चाइना को भूल जाएगा? और चाइना को अगर भूल गया तो अमेरिका का तो आदत है दोस्ती करके पीठ में छुरा भोंकने का, उसका तो इतिहास है। कल क्या होगा? कल अगर फिर दोबारा उसने बुला करके हमको पीठ में छुरा भोंका, फिर क्या करेंगे हम? तो ये कभी भी आप मान लीजिए कि चाइना अब मध्य एशिया का लीडर बन चुका है, भारत उसके साथ है, पाकिस्तान उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, और ये सब वियतनाम, फिनलैंड, ये सब तो बुद्धिस्ट कंट्री हैं। जापान पर ही नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया अमेरिका ने। आज पूरी कॉन्ट्रैक्ट जो है जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को दे रखा। जापान ने अपनी सेना खत्म कर ली, सेना पे पैसा नहीं लगाता, वो पैसा अमेरिका को दे दिया और अमेरिका उसको सेना का कमिटमेंट कर लिया। ये जो चीजें है ना, अमेरिका से बहुत सावधान अगर कोई होशियार लीडर है तो मुझे लगता है कि वो अमेरिका से बहुत सावधान रहेगा, क्योंकि इनका किरदार इतना गंदा है। अंग्रेज हैं ये लोग। जब देश आजाद हमारा हुआ तो इन्होंने भारत के, मतलब 3 टुकड़ा कर दिया। कैसे 3 टुकड़ा कर दिया? पाकिस्तान कहां बना दिया और बांग्लादेश कहां बना दिया। मतलब पाकिस्तान में ही बांग्लादेश था तब, लेकिन एक पूर्वी पाकिस्तान कहां, दूसरा पाकिस्तान कहां, बीच में भारत। समझ रहे आप? इसी तरह फिलिस्तीन में 3 फिलिस्तीन बना दिया।
तीनों के बीच में इजराइल है, जाने नहीं देता एक फिलिस्तीन से दूसरे फिलिस्तीन और तीसरे फिलिस्तीन में जाने नहीं देते हैं। ये जो इनका नेचर और कैरेक्टर है, धोखेबाज हैं ये लोग। और जितना इनका चेहरा गोरा है ना, ये अंदर से उतने काले हैं। ये किसी मानवता को नहीं मानते, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को नहीं मानते, किसी पर इनको तरस नहीं आता है, किसी पर ये रहम नहीं खाते हैं। इन्हें सिर्फ अपना और अपना फायदा दिखाई देता है। ये चाल और चरित्र है इनका। अब जब से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये जितने गोरे अंग्रेज हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कोई नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में इनकी वजह से गरीबी है, भ्रष्टाचार है और टेररिज्म है। किसकी वजह से? इन्हीं गोरे अंग्रेजों की वजह से। मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं, इन सब इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद कोई किसी से नहीं लड़ रहा। हम तो बड़ा तैज्जुब होता है कि जब हम नक्शा देखते हैं कभी गूगल मैप पर, तो अमेरिका, फ्रांस, इटली, कभी एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं, जबकि सब पैसे बना रहे, सब अच्छा काम कर रहे और दोस्ती करके पूरी दुनिया पर हमला भी कर रहे। इसका असर अफ्रीका की कंट्री को आप देख लीजिए, कितना पीछे है, एजुकेशन नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है अफ्रीका, लेकिन नहीं है। अरब कंट्रीज को देख लीजिए, एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इधर आप चले जाइए, जितना भी इधर फिनलैंड से लेकर के यूएसएसआर के 43-45 कंट्री हैं, उन सब लोगों, ये तो रूस और चाइना की वजह से थोड़ा इधर माहौल बदल रहा है। एजुकेशन में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन का सिस्टम अलग बना रखा है और हम लोग के एशिया के लोगों के एजुकेशन सिस्टम अलग बना रखे। देखिए, भारत के अंदर जो एक सिस्टम है, मुमताज भाई बता दें, दुकान मान लीजिए हम और कैप्टन साहब एक ही जगह के रहने वाले, ये मारवाड़ी हैं और हम मुसलमान हैं, मान लीजिए। तो मारवाड़ी और हम एक साथ जाते हैं, होलसेल मार्केट है दिल्ली, चांदनी चौक, यहां भी मारवाड़ी बैठा है, इनको अलग रेट देगा और हमको अलग रेट देगा। इतना फर्क पड़ जाएगा कि ये वहां रिटेल में 5 रुपया सस्ता बेचेंगे हमसे, फिर भी इनको बचत होगी। और हम इनसे 5 रुपया और सस्ता, अगर 5 रुपया इनके बराबर बेच दे तो हमको बचत नहीं होगी, क्योंकि इनका जो मारवाड़ी संगठन है, जो मारवाड़ी एक दूसरे से जुड़ गए, वो हमको क्रश कर दिए, हमारा बिजनेस बैठाल दिए और अपने मारवाड़ी भाई का बिजनेस आगे बढ़ा दिए। ये सब पॉलिसी अपने देश में, यही पॉलिसी दुनिया में, यही पॉलिसी वर्ल्ड में चल रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि भारत में हमारे इतना कर्जा दे दिया भारत को या पाकिस्तान को, वो कहता है कि कर्जा लो लेकिन खर्च भी हम ही करवाएंगे तुमसे। भाई तब कहेगा कर्जा? जितना आंगनबाड़ी 4.5 लाख करोड़ रुपया तो हम उनके कहने पर खर्च कर देते हैं साल में, जिसकी कोई जरूरत नहीं। आंगनबाड़ी पर, हेल्थ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं पैसा लगाएंगे, काहे पे लगाएंगे? पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, इस पर आप बहुत पैसा खर्च कर देंगे। HIV की दवाई पे नहीं खर्च करेंगे। सुन लीजिए 1 मिनट और बस, HIV की दवाई तो नहीं खर्च करवाएंगे, वो काहे पे खर्च कराएंगे? प्रचार प्रसार पर खर्च करो। उनकी एड एजेंसियां हैं, पैसा वही कर्जा दे रहे हैं, ब्याज हम देंगे। उनकी एड एजेंसी को हमारा कंट्री उनको ठेका दे देगा, वो बोर्ड लगाएंगे, साइन बोर्ड, हमको कहेंगे कि आप HIV की दवाई मत बनाओ, पर HIV पर पैसे प्रचार प्रसार पे बहुत खर्च करो। और प्रचार प्रसार किसका है? मीडिया उनकी है, एड एजेंसियां उनकी हैं, वो कर्जा दे रहे हैं, ब्याज हमसे ले रहे हैं, अब फायदा फिर पैसा उन्हीं के पास घूम के पहुंच जा रहा है। तो ये जो कितना, एक दिन मैं अमित शाह का बयान सुन रहा था कि जब वो पिछली बार शायद वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि 4.5 लाख करोड़ तो हम बजट में सिर्फ जो पैसे हमने उधार कर्ज लिए उनके गाइडलाइन पे खर्च करने पड़ते हैं, हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आपसे हमने कर्जा लिया और कहा कि साहब हमको अपने डेवलप, तो कहता नहीं नहीं, आपके पास जमीन कितना है? 20 एकड़ आपके पास जमीन है, आप उसकी बाउंड्री करो और हमारी कंपनी बाउंड्री करेगी। अरे वाह भाई, तब तो आपका पैसा ब्याज हम दे रहे, पैसा फिर घूम के आपके पास ही चला गया। हमको अपने दिमाग से काम करने दीजिए ना। यही काम जो है, बैंक लोन दे देता है 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपए में किसानों को। अब किसान 5 लाख लेके शादी कर लेता है, मोटरसाइकिल खरीद लेता है, चाहे बिलोरो खरीद लेता है। उसको भूखा बेचारा किसान भी तो शौक है ना उसको गाड़ी वाड़ी खरीदने का। अब गाड़ी खरीद लिए, EMI जमा नहीं हो रही है, 2 साल के बाद नोटिस आ जा रहा है, तहसील वाले जमीन कुड़ करने चले जा रहे हैं। भाई आप उसको 5 लाख रुपए में कौन बिजनेस होता है?
5 लाख रुपया दे दिए, कोई ट्रेनिंग नहीं दिए, कोई उसको सिखाए नहीं, अब पैसा दे के उसकी जमीन छीन ले रहे, टेंशन में अलग हो रह रहा है। साल 2 साल मोटरसाइकिल उसको घुमा, फिर वो भी पुरानी हो गई, वो भी मेंटेन। ये सब जो चीजें हम अपने घर में महसूस करते हैं, अपने गांव में महसूस करते हैं, वही दुनिया में हो बिल्कुल रहा है। जी मुमताज। बिल्कुल बिल्कुल। और एक